बात करते हैं बिहार की, जहां पर आज बिहार में जो एसआईआर जो हो रही है उस पर विपक्ष का प्रहार रहा। पूरे तरीके से लामबंद विपक्ष ने, इंडिया ब्लॉक जो है उसने ईसी और इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के खिलाफ आज हल्ला बोल बिहार में किया। वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ महागठबंधन ने आज बिहार बंद का आह्वान किया था। इस बिहार बंद के जरिए महागठबंधन बिहार के लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि चुनाव आयोग की एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ड्राइव जो है वो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है, वोट डालने के अधिकार का डाका है। हम आपको एसआईआर का A to Z जो है वो बताएंगे। एसआईआर क्या है, लोगों के मन में शंकाएं क्यों पैदा हो रही हैं और वो क्या शंकाएं हैं। लेकिन महागठबंधन ने जो बिहार के बंद की में आज जो एक बड़ा हल्ला बोल किया, उसमें पटना की जरा ये दो तस्वीरें देखिए, अहम तस्वीरें हैं। पहली इन तस्वीरों में तेजस्वी यादव आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। पहली तस्वीर में मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ साथ दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी नेता जो है सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, वो भी साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ दो चीजें बिल्कुल साफ हैं। विपक्षी खेमे का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी और बिहार में महागठबंधन के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर सांसद पप्पू यादव की है, जो उस गाड़ी पर चढ़ना चाहते थे जहां पर विपक्ष के बड़े नेता यानी कि राहुल गांधी और बाकी लोग वहां पर थे, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों ने पप्पू यादव को वहां पर चढ़ने नहीं दिया। उस गाड़ी में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी थे। तो सवाल यह है कि तेजस्वी यादव से पप्पू यादव का जो 36 का आंकड़ा है, उनकी इस क्या उसी वजह से उनको चढ़ने नहीं दिया गया, ये एक बड़ा। और पप्पू यादव लगातार इंडिया ब्लॉक के पक्ष में और बीजेपी के विरोध में लगातार मोर्चा जो है वो खोले हुए हैं। वो भी बीजेपी के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लगातार बातचीत कर रहे हैं। कल ही पप्पू यादव ने इस बात को लेकर खुशी जताई थी कि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। राहुल गांधी बिहार गए भी। आज बंद का एक और तरीके से उन्होंने अगुवाई भी की, लेकिन पप्पू यादव अभी कांग्रेस में नहीं है और कांग्रेस की बोली लेकिन पप्पू यादव हमेशा मतलब उनके साथ में बोलते हुए नजर जरूर आते हैं। सीधे इस वक्त पहले चलते हैं हम, हमारे साथ पप्पू यादव सांसद पूर्णिया जुड़ रहे हैं इस वक्त। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सर, क्योंकि बात मुझे एसआईआर और आज के बंद की करनी थी, लेकिन जो एक तस्वीर सामने आई जो बिल्कुल वायरल है, जिसमें आप उस गाड़ी में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपको चढ़ने नहीं दिया जा रहा, तो मैं शुरुआत उसी से करूंगा। सर, क्यों आपको उस गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया था? नहीं, थोड़ा देखिए, मेरे बारे में जानिए भैया। मैं ना किसी से हूँ, मैं गरीबों को भगवान मानता हूँ। पूरी दुनिया मुझसे मोहब्बत करती है। मैं बेटे की तरह सेवक हूँ और 7 बार जनता ने मुझको निर्दलीय चुनाव जिताया है। मुझे कोई लेना देना किसी से नहीं है। मैं एक विचारधारा से चलता हूँ। एक तरफ मेरा रिश्ता बिहार के 13 करोड़ कोसी सीमांचल की जनता जिससे एक लगाव है। मुझे तो राजेंद्र नगर में बाढ़ आया, मैं 11 दिन सोया ही नहीं, हमको वोट नहीं मिली, तो मैं क्या करूँ। कोरोना में पूरी दुनिया की मदद करी और पप्पू यादव बिल्कुल जात पात में नहीं रहे, जहर नहीं पैदा कर सकते हैं, तो आप कहीं नहीं हैं। आप भैया ऐसे बोल देने से इसमें क्या धक्का, कोई आप अपने जनता के लिए आप 100 बार अपमानित नहीं हो सकते हैं क्या? सुकरात को जहर नहीं दी गई, शिव ने जहर नहीं पिया, राम अपमानित नहीं हुए? अब जरा हमको बताइए तो। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जो बार बार करते हैं। नहीं, मैं बार बार नहीं कर रहा हूं सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। किसने दिया? मैं सिर्फ ये आपसे, पप्पू यादव ने दिया। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप इतने बड़े नेता हैं बिहार के। कांग्रेस ने हमको कहा बंद का कॉल हम लोग पे जाना है। हाँ। और कांग्रेस लीडर इस बात को, कांग्रेस लीडर ने आगे आकर के, हमारे जो नेता राहुल गांधी जी है जिसके प्रति हमारा बहुत ऊंचा सम्मान भी है जी, और वो सच्चाई के लिए जो जिस तरीके से लड़ते हैं, मैं देखिए क्या मजबूरी क्या है नहीं है वो उस पर मैं 3-13 में नहीं जाता। जो लोग ज़्यादा मुसलमान या जिसकी राजनीति करते हैं वो तो चुनाव जीतते ही नहीं है। अररिया में नहीं जीते, पूर्णिया, कभी मधेपुरा में शरद जी हार गए, उसके पहले नहीं चुनाव जीते, सुपौल में चुनाव नहीं जीते, सीतामढ़ी में सीताराम यादव के बाद चुनाव नहीं जीते, दरभंगा में फातमी के बाद नहीं जीते, शकील भाई के बाद नहीं जीते, देवेंद्र यादव के बाद नहीं जीते, खगड़िया में राम शरण बाबू और उसके बाद नहीं जीते, चुनचुन यादव के बाद भागलपुर में ये चुनाव नहीं जीते हैं। एक बार गोपाल
भूल चूल से जीत गए जी। इनके गिरधारी यादव चुनाव जीत जाते हैं, इनके यादव जयप्रकाश चुनाव हार जाते हैं, छपरा में राबड़ी जी और दोनों चुनाव हार जाते हैं। ये मैटर नहीं है, ये कोई मैटर मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए मैटर है जो मेरा रिश्ता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, मैं बस इसीलिए पूछ मैं रहा था फिर से कि कहता हूं, आप मेरे सामने आप इतनी बार जीते हुए नेता हैं, आप एक सिटिंग एमपी हैं, इतना सम्मान है आपका बिहार में। आप खुद कहते हैं राहुल गांधी का आप बहुत सम्मान करते हैं, तो उसके बाद ये जो अपमान है, ये आपके जो लोग आपके पीछे खड़े हैं, जो जनता आपके पीछे खड़ी है, उनका भी तो सर अपमान है ना, अगर आपको इस तरीके से चढ़ने नहीं दिया जाएगा तो। अच्छा, एक बात बताइए, जनता ही तो चाहती है कि मैं अपमान सह करके चुपचाप रहूं। जनता के कारण है भैया, जनता यदि हमको चाहती तो जिस हर घटना में, हर मर्डर में, हर परिस्थिति में मैं बिहार की जनता के साथ रहता हूँ। चंदन सिंह की हत्या भी वहाँ हो, नरसंहार हो वहाँ हो, सिवान की घटना वहाँ हो, ढाका की घटना वहाँ हो, हर 24 घंटे में 23 घंटा में चलता हूँ। मेरी लाइफ अपनी कुछ बची ही नहीं, मैं तो अपनी ज़िंदगी दे दिया। और उस परिस्थिति में भी मैं हालात खराब है। अब मैं क्या बोलूँ आपको कि जनता ही सर्वोपरि है और मैं विकास और गरीब की ज़िंदगी के लिए बात करता हूँ हर परिस्थिति में। मैं आपसे अब और उसके अलावा मैं जी नहीं सकता हूँ। मैं आपको बता दूं जी, मैं अब आपसे ये पूछता हूँ, ये जो आज पूरा महागठबंधन का हल्ला बोल था इलेक्शन कमीशन की इंटेंसिव ड्राइव के खिलाफ, जिसमें आपने भी जोरदार प्रदर्शन किया, बाकी सारे नेता भी इकट्ठे हुए, सवाल अब इलेक्शन कमीशन बार बार ये कह रहा है कि देखिए विपक्ष जो है वो एक बार फिर से एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी कहती है कि आप फिर से एनआरसी वाले ही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, चुनाव के अंदर उसी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए जो देश का नागरिक है। का अपना राइट है। आप हमको सुनिए ना, देश में हम पैदा लिए, हमको नागरिकता चुनाव आयोग कैसे मांग सकता है? ये राइट है? ये कोई लॉ कहता है? ये कोई लॉ कहता है क्या? आप हमको बताइए। और दूसरी चीज़, आप 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट बनाई, और तीसरी बात, आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, इसको आधार कार्ड से सब कुछ क्या के मानते ही नहीं है। चौथी चीज़, 4 करोड़ जनता बाहर है, 73% लोग के बारे में आप जान लीजिए कि वो बाढ़ से प्रभावित है हर कीमत पर। तो मैं आपसे, आप हमको मांग रहे हैं मेरा जन्मपत्री, हमसे मांग रहे हैं रियासी, हमसे मांग रहे हैं 10 कार्ड। तो भैया आधार कार्ड का क्या मतलब? आधार कार्ड का क्या मतलब? अब जिस तरीके से चुनाव आयोग एक किसी पार्टी का इंस्टीट्यूशन फूला गिर भी रखा चला गया है, चुनाव आयोग का कोई औचित्य नहीं बचा। हमारे नेता राहुल गांधी लड़ते रहे हैं और ये बीजेपी के लिए काम कर रही है। तो आप हमको बताइएगा, इसमें एनआरसी, सीए, बीजेपी जो बात करती है, किस दलित एसटी ईबीसी के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है? 14% भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है। आपको रिहायशी कितने लोगों के पास है? किसके पास जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा? पर तो ये क्यों माना जा रहा है कि अगर ये होगा तो इससे बीजेपी को फायदा होगा? उनके भी तो ऐसे कई वोटर हो सकते हैं जिनके पास ये सब नहीं मिलेगा, तो ये क्यों मान के चला जा रहा है कि फायदा उन्हीं को होगा? नहीं, आप देखिए ना भैया, एक बार बीजेपी को फायदे या घाटे का, बम्बई में क्या हुआ? फायदे घाटे का सवाल नहीं है। आप हमारे जन्म, मेरा बाप दादा सब यहीं जन्मा, हमको आप क्या कहिएगा? हम कहाँ जन्मे? हम विदेश के हैं। हम, मेरा जन्म यहाँ हुआ, हमको आप चाइना का और पाकिस्तान का बना दीजिएगा। और आज़ादी के बाद जो वोट का जो कास्ट हुआ, वोट जिस तरीके से पड़े, क्या वो सब गलत था? 11 साल से नरेंद्र मोदी गलत तरीके से पीएम थे। अटल जी, क्या वो तरीका गलत था? तो आज तक जो वोट गिरी वो बिल्कुल गलत था। अब जो हो रहा है वो सही है। ये एक्सरसाइज हुई थी तब तो किसी को परेशानी नहीं थी। 6 महीना पहले आपने नहीं भैया, नहीं, ये एक्सरसाइज आज 22-20 साल के बाद हुई है। और चुनाव जब 3 महीना बचे हैं, उसके बाद जब बाढ़ है, तूफान है, उसके बाद आप भाप कर रहे हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं। और आप तय कर दीजिएगा 6 फॉरम में जो आपको वोट नहीं दिया, आप उसको हटा के कोई नया क्लियर कर दीजिएगा। 2 करोड़ के लगभग लोगों को आप निकालना चाहते हैं जो इंडियन है।
जो गरीब है, जो 4 करोड़ बाहर है, उसमें तो सभी जात के लोग हैं, ऊंची जात है, पिछड़ी जात है। आप याद करिए अरुण जेटली का वो बिल, क्या वो बिल लाए थे कि जो लोग छोड़ के चले गए या जो यहां नहीं है, ऐसे लोगों के लिए प्रावधान है साल 2 साल के बीच, साल भर में 3 महीने काम करना, उसको देखना कौन है, कौन 6 साल से नहीं है, किसको देखा जाए। वो बिल लाए हुए अरुण जेटली। ठीक है, मैं एक अंत में एक छोटा सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा जाने से पहले। सर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर की गई है इसके खिलाफ। अगर कोर्ट भी इस पर स्टे नहीं देता है और उसके बाद ये चलती रहती है एक्सरसाइज ऐसी, तो क्या आप और विपक्षी दल चुनाव का बायकॉट करेंगे? रास्ता क्या होगा आपके पास? भैया ये तो हमारे नेतृत्व और गठबंधन तय करेगा, लेकिन सदन भी नहीं चलने देंगे और हम लोग फुल बेंच में जाने की भी बात करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो चुनाव आयोग काम कर रही है, हर कीमत पर देश के 140 करोड़ के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय लेगी। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात इस मुद्दे पर रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस पूरे तमाम मुद्दे पर अपनी बात एनडीटीवी पर रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, चुनाव जब आते हैं तो कई सारे मुद्दे जो हैं वो उठकर बाहर निकलते हैं। अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पर इस साल आखिर में चुनाव होना है, तो वहाँ प्रमुख मुद्दा जो है वो कानून और व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा है, जिस पर दिन प्रतिदिन सवाल खड़े हो रहे हैं। वहाँ प्रमुख मुद्दा हो सकता है शिक्षा का सवाल, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का सवाल, क्योंकि यह भी बिहार में एक बड़ा अभाव है इन चीज़ों का, रोजगार का सवाल। लेकिन बिहार में अभी सारे सवाल विपक्ष की प्राथमिकता की सूची पे थोड़े नीचे हैं। सबसे ऊपर जो सवाल है वो कानून व्यवस्था का है, और होना भी चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर हमने पिछले कुछ दिनों में पटना हो या और बाकी जगह हो, जहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल चौपट नजर आई है। और उसके साथ एक बड़ा सवाल जो है वो चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन की पहल का है। इसमें जिन दस्तावेजों की मांग की गई है, फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, उसमें विपक्ष को लगता है कि उनके वोटों में चुनाव आयोग की सेंधमारी चल रही है। इसलिए विपक्ष आज सड़कों पर उतरा। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक विपक्ष अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। गुस्सा, आक्रोश और सवाल, इस त्रिकोण के घेरे में आज विपक्ष का बिहार बंद रहा। वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ बुलाए गए बंद में आज बिहार में चक्का जाम रहा। विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बुलाए गए इस बिहार बंद के दौरान 7 जगहों पर ट्रेन रोकी गई। दरभंगा, भोजपुर, सुपौल, जहानाबाद, पटना, मुंगेर, अररिया रेलवे स्टेशन पर लोग ट्रेन पटरी पर खड़े हो गए। उसी तरह 12 जगहों पर नेशनल हाईवे जाम किए जाने की भी खबर है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, मोतिहारी, वैशाली, पटना और औरंगाबाद में लोग घंटों जाम में फंसे रहे। दरभंगा में रेल का चक्का आरजेडी, लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरोध से रुक गया। ऐसी ही तस्वीरें मोतिहारी में भी देखने को मिली। वहां आरजेडी का झंडा लिए कार्यकर्ता लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। कटिहार हो, बांका हो, भोजपुर हो, बिहार के अलग अलग इलाकों में महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता सड़क पर खड़े होकर चुनाव आयोग पर आरोप उछालते रहे और चुनौती देते रहे। और पटना में खुद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी थे, दीपांकर भट्टाचार्य भी थे और पप्पू यादव भी थे। इनकम टैक्स चौराहे से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य एक गाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन करते चुनाव आयोग के ऑफिस के लिए निकले। पुलिस ने इन विपक्षी नेताओं को सचिवालय थाने के बाद बैरिकेडिंग करके रोक दिया। तब कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को तोड़कर या फांद कर जाने की कोशिश करने लगे। ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी।
इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले। मैं नहीं था, मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। इस बिहार बंद में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी, वीआईपी पार्टी और जन अधिकार पार्टी के नेता शामिल थे। तेजस्वी यादव के निशाने पर चुनाव आयोग भी था, लेकिन उससे आगे बीजेपी और नीतीश कुमार रहे। भाजपा की, नीतीश जी की, ये जो मोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। लोकतंत्र की कहानी बिहार है और उसी लोकतंत्र की जननी से ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये हम बिहार के लोग हर किसी वाले देंगे। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग वोटों की चोरी करना चाहता है, दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं और बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी ने अपने आरोपों की झड़ी विपक्ष पर लगाई है। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा के साथ बातचीत करते हुए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सम्राट चौधरी ने कहा कि वोटर कार्ड का मामला बस इतना है कि कोई घुसपैठिया अंदर ना आ जाए, खास करके बांग्लादेश का कोई भी व्यक्ति बिहार में वोट देने ना पहुंच जाए। हमारे साथ बिहार के राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी जी आ गए हैं। सम्राट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहला प्रश्न तो यही, जो सर चला करके अभियान चला है चुनाव आयोग का, क्या इस सर ने आपका सरदर्द नहीं बढ़ा दिया है? देखिए, जिनका सरदर्द हो रहा है वो स्वाभाविक है, रोड पर खड़े हैं। देखिए, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और मैं अखिलेश जी आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने में हम लोगों ने रिकॉर्ड चेक किया, जनवरी से लेकर जून तक, जब तक ये अभियान चुनाव आयुक्त ने नहीं चलाया था, तो किशनगंज जिले, अकेले किशनगंज जिले में आवासीय प्रमाण पत्र लेने का होड़ लग गया है। मतलब 10 टाइम्स, जहां 20,000 आवेदन आते थे वहां 2 लाख से 2,41,000 आवेदन आए। इसका मतलब वहां कुछ गड़बड़ है, कुछ बाहर के लोग आके बस गए हैं। तो यह चिंता का विषय है, राष्ट्रीय खतरा है, ये राष्ट्रीय स्तर का खतरा है, ये कोई प्रदेश का खतरा नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का चिंता है कि भारत के लोग, बिहार के लोग मतदाता बने, इसमें क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है। और चुनाव आयोग ने यही कहा है, लेकिन 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए निर्वाचन आयोग के माध्यम से, उसमें 10 तुरंत नहीं बन सकते। या तो सेल डीड होगा, आवासीय, ये आपको SC ST SC का यदि सर्टिफिकेट आपने बनाया होगा, पासपोर्ट बनाया, तो ये लॉन्ग प्रोसेस से गुजरा हुआ सिस्टम है। लेकिन आवासीय प्रमाण, क्योंकि बिहार में ईपिक नंबर के माध्यम से ही हम आवासीय बनाते हैं जी, तो यह चिंता का विषय है। और अचानक 10 गुना, आप समझिए कि छोटा सा जिला है किशनगंज और 73% सिर्फ अल्पसंख्यक आबादी है। चिंता यह है कि कहीं बांग्लादेशी तो नहीं आ गए, दूसरे देश से तो नहीं आ गए। तो यह चिंता का विषय उन तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों के लिए चिंतित है, क्योंकि वो निर्भर ही हैं बांग्लादेशी वोट पर। वो हिंदुस्तान के वोटों पर वो चिंता ही नहीं करते। यदि चिंता किए होते तो वो सत्ता से बाहर नहीं गए होते। तो सिर्फ किशनगंज का ही मामला था क्या, या पूरे राज्य का मामला है? क्योंकि अगर ये आप कहेंगे किशनगंज की बात करेंगे, जो आप खुद कह रहे हैं कि 73% वहां पर मुसलमान हैं, तो ये तो कहा जा सकता कि केवल मुसलमानों को निशाना बना करके कवायद की जा रही है। निशाना नहीं, हमने क्या कहा, हमने निशाना नहीं कहा। पूरे बिहार में मुसलमान समाज है जी, जो बिहार के रहने वाले, उनको कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। पूरे रेस्ट ऑफ बिहार में ऐसे इशू नहीं है।
क्योंकि वो बांग्लादेश से सटा हुआ इसलिए दिक्कत है। लेकिन मेरा इसके बावजूद मेरा मानना है कि जो बिहार या बिहारी है या भारतीय है उसको कोई दिक्कत नहीं। पर वो कहाँ से लेकर के आएंगे सबूत? जो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए कि लोग कह रहे हैं हमारे पास कागज नहीं है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो बिहार का रहने वाला है वो 2003 का वोटर होगा, और जो नहीं होगा उसको तो लाना ही पड़ेगा ना। कहाँ थे आप वोटर? कोई यदि वोटर मान लीजिए बंगाल में था, बांग्लादेश नहीं कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में होगा, कोई झारखंड में होगा, तो उसके पास तो होगा कागज कि हम वहां से कटकर यहाँ आए, यहाँ हमने अपने मतदाता सूची में नाम डलवाए। और क्योंकि अब आधार से लिंक हो रहा है तो आइडेंटिफाई भी हो जा रहा है कि अखिलेश शर्मा जी यदि दिल्ली के वोटर हैं तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकते। एक जगह का ऑप्शन आपको देना पड़ेगा, दोनों जगह वोटिंग आप नहीं कर सकते। अब वो तो खैर कानूनी तौर पर भी गलत है, लेकिन प्रश्न ये भी उठता है सम्राट जी कि बिहार से बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं, एक एक जगह, दो दो जगह, तीन तीन जगह जॉब करते हैं, तो उनके लिए क्या दिक्कत नहीं होगी कि वो जाकर के अपना बताएं कि कहाँ उनका वोट है? ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है क्योंकि इसी के लिए उनके घरों तक हमारे बीएलओ पहुंच रहे हैं, निर्वाचन आयोग भेज रहा है और आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये लोग कहाँ रहते हैं। वो जहाँ रहते हैं उनसे वहाँ मैच कराकर उनके वोटर जहाँ होंगे, वो यदि कोई अहमदाबाद में रहना चाहता है, कोई बिहार में रहना चाहता है, तो वो आइडेंटिफाई करेंगे, उनका चॉइस होगा। यदि कोई बॉम्बे रहता है और बिहार में भी रहता है, दोनों जगह वोटर लिस्ट में नाम है, तो उनसे चॉइस मांगा जाएगा। इसलिए ये परेशानी उन लोगों के लिए है जो बूथ कैप्चरिंग से चुनाव जीतते थे। कांग्रेस का वो दौर भी हम लोगों ने देखा है कि सरकारी गाड़ी आती थी, पहले कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करती थी, तब जो है वो ब्लॉक में जाती थी। राष्ट्रीय जनता दल तो बूथ कैप्चर का मशीन ही था। वो नारा आज उसके लिए ज़्यादा भारी पड़ रहा है क्योंकि वो सिर्फ बूथ कैप्चरिंग करके 15 साल तक बिहार में राज करने का काम किया। बिहार में चुनाव से पहले नेताओं में वोटर कार्ड के वेरिफिकेशन को लेकर तलवारें खिंच गई, लेकिन इस एसआईआर ड्राइव को लेकर अब वोटर कंफ्यूजन में है। क्या सही है, क्या नहीं है, ये समझना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि वोटरों की जांच का काम बिल्कुल सही है। हमारे सहयोगी अश्विनी कुमार सिंह चुनाव आयोग से मिले और उनसे जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, जिसके जरिए हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर क्या चुनाव आयोग की सफाई है। तो सवाल जो जिस तरीके से उठाए जा रहे हैं, सबसे पहले बिहार में एसआईआर सही है या गलत। अब चुनाव आयोग का इस पर कहना है कि संविधान के आर्टिकल 326 में चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया गया है। दूसरा सवाल उठता है कि बिहार में कुल कितने मतदाता हैं और क्या सभी को देना होगा कागज, जिसका जवाब यह है कि 24 जून 2025 तक 7.89 करोड़ मतदाता बिहार में कागज वो देंगे जो 2003 की लिस्ट में नहीं है। तीसरा सवाल है जो 2003 के एसआईआर में थे और क्या उन्हें कागज नहीं देना होगा। साल 2003 के एसआईआर में कुल 4.96 करोड़ मतदाता थे, उन्हें केवल फॉर्म भर के देना है, उन्हें इसके साथ कोई और कागज नहीं देने हैं। फिर एक सवाल यह भी उठता है कि इसका जो मतलब है वो ये मतदाता बनने के लिए जो 11 कागज हैं वो जो पूछे जा रहे हैं वो क्या कागज हैं। तो इसमें एनआरसी, डोमिसाइल, पासपोर्ट, 10वीं की मार्कशीट, सरकारी नौकरी, पेंशन के पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, मकान जमीन की रजिस्ट्री, 1987 से पहले के सरकारी दस्तावेज जो हैं ये सब इसमें मान्य बताए जा रहे हैं। 11 दस्तावेज जो नहीं है, जो वोटर लिस्ट में नहीं है, इसी को जानकारी देकर ईआरओ बिना 11 दस्तावेज के वोटर लिस्ट में नाम शामिल कर सकता है। ये भी उन्होंने कहा है कि अगर मान लीजिए में से कुछ आपके पास नहीं है तो आप जाके वहां पर बात कर सकते हैं। फिर एक और सवाल उठता है कि जिनका नाम 24 जून तक मतदाता सूची में नहीं आएगा वो क्या करेंगे। हलफनामे के साथ फॉर्म 6 उनको भरना होगा। एक और सवाल जो उठ के सामने आया कि एसआईआर की वजह से चुनाव में देरी होगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस चुनाव तय समय पर होंगे, कोई देरी नहीं होगी। 8वां सवाल है कि क्या एसआईआर के बाद मतदाता कम हो जाएंगे। देखिए, कुल मिलाकर 7.89 करोड़ मतदाता जो हैं उसमें से 7.69 करोड़ मतदाताओं को गणना पत्र दिया गया है, ऐसा चुनाव आयोग का दावा है।
फाइनल आंकड़ा 30 सितंबर 2025 के बाद ही पता चल पाएगा। एक तरफ वोटर वेरिफिकेशन के सवाल पर विपक्ष का हंगामा है, दूसरी तरफ नीतीश सरकार ने अब अपना महिला कार्ड खेल दिया है बिहार में। जब से बिहार में की बागडोर नीतीश कुमार के हाथों में आई है, तब से उन्होंने महिलाओं के लिए जो काम किया जा रहा है उसे अपनी सत्ता की कुंजी बना रखा है। इसको समझने के लिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूर्णिया के इस गांव में एक गरीब के घर से 5-5 अर्थियां उठी, क्योंकि उन्हें अंधविश्वास की आग में जलाया गया था और इनमें 3 महिलाएं भी थी। ये तस्वीर उस बिहार की है जिसे महिला विकास के मामले में नंबर 1 माना जाता है। इस नंबर 1 के पीछे नीतीश कुमार की तमाम पहल भी अहम कारण है, लेकिन इस चुनावी दौर में उन्होंने बिहार की महिलाओं के लिए एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया। जो बिहार की महिलाएं हैं, उनके लिए सरकारी नौकरियों में 35% सीटें पक्की कर दी गई। नीतीश सरकार और इसे चलाने वाली एनडीए की पार्टियां इस फैसले से गदगद हैं कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है। 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो उनके जहन में आधी आबादी का ख्याल सबसे ऊपर था। नीतीश कुमार तब सुर्खियों में आए जब हर स्कूली छात्रा को उन्होंने साइकिल बंटवाई। अगर नीतीश सरकार के कुछ महत्वपूर्ण काम देखें तो बिहार मूल की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण भी है। बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी इतनी बढ़ाई गई कि आज देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिस बिहार में ही है। बिहार पुलिस में महिला भागीदारी 29% है और संख्या 29,000। उसी तरह बिहार के पंचायती चुनाव में भी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया, जिसके तहत जिला पंचायत में 41%, मध्यवर्ती पंचायत में 43% और ग्राम पंचायत में 40% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वहीं शराबबंदी के फैसले से बिहार में यौन हिंसा और घरेलू हिंसा में कमी आई। वहीं पुरुषों की सेहत बेहतर होने से घर परिवार की माली हालत भी बेहतर हुई। इनके अलावा जीविका मिशन, ड्रोन दीदी और लखपति दीदी जैसे कार्यक्रम से महिलाओं की स्थिति और बेहतर हुई। ये जो डोमिसाइल सिस्टम लागू किया गया है वो बिल्कुल मतलब सही है, क्योंकि अभी दूसरे स्टेट की लड़कियां आती थी और यहाँ जो भी सीट रहता था उसमें वो कैप्चर करती थी। ये जब जब चुनाव आता है तब सरकार ये ऐसा करती है, और स्पेशली अभी बिहार के लिए लड़कियों के लिए मतलब बहुत ही अच्छा मौका है, जो बढ़ चढ़ कर जो दूसरे स्टेट से लड़की लोग आती थी, अब बिहार की लड़की को ज़्यादा फायदा मिलेगा इससे। एक तरफ आधी आबादी की बेहतरी के लिए 35% आरक्षण वाला दाव नीतीश कुमार ने चल दिया है, तो दूसरी तरफ युवाओं को रिझाने के लिए भी युवा आयोग का गठन कर दिया। सर, ये एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि बिहार में अभी लगभग 58% जो आबादी है वो 25 वर्ष से कम है, और जो कि भारत के किसी और राज्य में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और 2047 तक बिहार की जो आधी आबादी होगी वो कामकाजी होगी। ये अभी जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट ले रही है, मेरे को लगता है फैसिनेटिंग करने का काम कर रही है। लगभग 3 टर्म उनका हो चुका है, लंबे टर्म से हैं, और आज उनको युवा की फिक्र हुई है। ये एक मेरे को लगता है युवाओं को बस जुमले के तौर पर देखा जाए, चुनाव के टाइम ही क्यों आता है हमेशा मुद्दा महिला का आरक्षण का, क्यों? एक तरफ एनडीए 74 साल के नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में जा रही है, तो वहीं महागठबंधन उनसे आधे से भी कम उम्र के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। जाहिर है कि तेजस्वी की नजर उन युवा वोटर्स पर है जिनका रुझान चुनाव का फैसला तय करेगा। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले को वो अपना ब्लूप्रिंट बता रहे हैं। तेजस्वी का बयान आया कि जो वादा हम करते हैं उसको ये नकलची एनडीए सरकार तुरंत कॉपी कर लेती है, क्योंकि थके हुए लोगों के पास अपना कोई विजन, रोड मैप और ब्लूप्रिंट नहीं है। हमारे अनेक वादों की तरह युवा आयोग गठित करने की घोषणा को भी आज इस नकलची सरकार ने चुरा लिया। 20 वर्षों तक युवाओं के हक अधिकार पर डाका डालने वालों को जगाते और झकझोरते रहेंगे। अब देश का सबसे युवा प्रदेश बिहार इस नकलची और निकम्मी सरकार से छुटकारा पाएगा।
नीतीश ने अपना दांव चल दिया। अब इस पर बिहार की राजनीति चुनाव तक घूमती रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या नीतीश 2010 वाले नतीजे दोहरा पाएंगे या कुछ और हो सकता है। पटना से प्रभाकर कुमार के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो एक तरफ एसआईआर को लेकर विपक्ष हमलावर है, दूसरी तरफ जो बिहार के अंदर कानून व्यवस्था का मुद्दा है उसको लेकर भी विपक्ष के तेवर तीखे हैं। लेकिन विपक्ष के साथ साथ नीतीश कुमार सरकार की मुश्किलें एनडीए में उनके सहयोगी चिराग पासवान ही बढ़ा रहे हैं। हालांकि बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उपेंद्र कुशवाहा ने भी उठाया था, लेकिन अब उनके सुर जो हैं वो बदल गए हैं। कुशवाहा ने एनडीटीवी से खास इंटरव्यू में कहा कि चिराग पासवान के लिए कि वो गठबंधन धर्म की मर्यादा का पालन करें और हर सहयोगी अपनी लक्ष्मण रेखा का ख्याल रखे। लगातार इस तरह की घटनाएं हुई हैं। पटना में तो सरेआम हत्या हुई, या पूर्णिया से भी एक घटना आ गई और इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही हैं। विपक्ष तो निशाना साध ही रहा है। चिराग पासवान ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो गया। क्या कहेंगे? देखिए, पूर्णिया की घटना, पटना की घटना हुई है, इससे कैसे इनकार किया जा सकता है। लेकिन पूर्णिया की घटना का अलग नेचर है, पटना की घटना अलग है। पूर्णिया की घटना लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है, लेकिन उससे ज़्यादा सामाजिक समस्या है। अभी भी सभ्य समाज में डायन कहकर किसी को प्रताड़ित करना, यह तो बहुत ही दुखद स्थिति है। ठीक है, घटना हुई, उसके बाद प्रशासन, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, सख्ती से कर रहा है, लेकिन ऐसे मामलों में समाज को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, तब इस तरह की घटना रुक पाएगी। जहाँ तक पटना का सवाल है या लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जहाँ का भी सवाल है, देखना यह चाहिए कि घटना के बाद जिस प्रशासन की ड्यूटी है कार्रवाई करने की, वह प्रशासन कितनी तत्परता से, सख्ती से कार्रवाई करता है कि नहीं करता है। तो इस मामला में अभी फिर से एक मैसेज लोगों के लिए है कि बिहार की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार, क्राइम के मामला में बिल्कुल टॉलरेट करने वाली सरकार नहीं है। क्योंकि घटना हुई और घटना के बाद अपराधी कौन है उसकी पहचान भी पुलिस ने कर ली, गिरफ्तारी भी हो गई, और गिरफ्तारी के समय कुछ बदमाशी करने का प्रयास हुआ तो उसका इनकाउंटर भी हुआ। तो प्रशासन मजबूती से कार्रवाई कर रहा है, सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। जो ड्यूटी प्रशासन की वह प्रशासन कर रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो कभी जंगल राज की बात कर रहे हैं, कभी राक्षस राज की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव की जब चर्चा कर रहे हैं इस संदर्भ में, तो कंपैरिजन यदि होगा उस समय उनके शासन काल और आज के शासन काल के बीच में, तो उस वक्त और आज घटना के बाद पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, इसका फर्क बिहार की जनता देख रही है। उस समय अपहरण होता था तो अपराधियों के साथ एक अन्य मार्ग में बैठकर फिरौती की रकम की डील की जाती थी, और आज घटना होती है तो पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करता है और जो भी अपराधी उसके पीछे है उसको जेल के अंदर बंद करता है। तो यह फर्क उस समय और आज में है। राजस्थान के चूरू की बात करते हैं, जहां पर एक प्लेन क्रैश हुआ और वायुसेना ने उस पर दुख जताया है। वायुसेना ने एक्स पर पोस्ट करके इस हादसे की जानकारी दी है। हादसे के बाद बचाव अभियान का वीडियो भी सामने आया है। चूरू के रतनगढ़ में वायुसेना का फाइटर जेट जो क्रैश हुआ था, जैगुआर प्लेन क्रैश में 2 पायलट की दुखद मृत्यु हो गई।